हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? हाँ भाई, कैसे हो सारे? रिसेंट वीडियोस में हमने बात की थी स्ट्रेस की। हमने स्ट्रेस की बात कर ली थी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्ट्रेन की, इजंट इट? हमने स्ट्रेस के बारे में बात कर ली थी, टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में भी हमने बात कर ली थी। फिर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्ट्रेन की, और स्ट्रेन के जो 3 टाइप थे उन तीनों टाइप के बारे में भी हमने बात कर ली थी, इजंट इट? लास्ट वीडियोस तक हम इतना सारा चीज़ें कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इस चैप्टर की आज जो लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इलास्टिक लिमिट्स। हम क्या कवर करेंगे? इलास्टिक लिमिट्स। अब इलास्टिक लिमिट्स क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है अगर वो याद हो, तो हमने उसमें एक रबर बैंड पे ऐसे टेंसाइल फोर्स लगाया था, और टेंसाइल स्ट्रेस लगाने के बाद इसमें इलोंगेशन आई थी, इजंट इट? वो रबर बैंड वाली कहानी याद है? मैंने किसी भी रबर बैंड पे ऐसे एक फोर्स लगाया था, वो स्ट्रेच हुआ था, मैंने वहां पे फोर्स हटा दिए थे और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया था, इजंट इट? वो वाली कहानी तो सबको याद होगी। उसमें क्या था, मेरा जो ये रबर बैंड था, मैंने इस रबर बैंड पर जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगाए, मैंने इस रबर बैंड पर जब दोनों के दोनों तरफ डीफॉर्मिंग फोर्स लगाए, तो ये रबर बैंड स्ट्रेच हो गया था, इजंट इट? ये रबर बैंड स्ट्रेच हो गया था, और स्ट्रेच होने के बाद इस डायरेक्शन में भी डीफॉर्मिंग फोर्स और इस डायरेक्शन में भी डीफॉर्मिंग फोर्स, इजंट इट? और इसी डीफॉर्मिंग फोर्स के बाद इस बॉडी में स्ट्रेस आए थे, इजंट इट? इतनी कहानी हम अब तक की वीडियोस में कर चुके हैं। तो यानी कि अब एक बात बताओ, कुछ ना कुछ तो लिमिट्स होंगी ना इस चीज की भी। हर चीज की कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई स्ट्रेस झेलने की एक ना एक लिमिट होगी। यानी कि उसकी भी, उस जो रबर बैंड था उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी। उस लिमिट्स तक मैं उसे खींच सकता हूं, और उन लिमिट्स के अंदर जब तक वो होगा तब तक क्या होगा, वो अपनी उसी शेप को रीगेन कर लेगा, इजंट इट? यानी कि इस रबर बैंड की भी कुछ ना कुछ तो लिमिट्स होंगी, कुछ ना कुछ तो इसकी भी लिमिट्स होंगी, जहां तक ये अपने अंदर हो रहे डीफॉर्मिंग फोर्स को अपोज कर सकता है, इजंट इट? और किसी भी चीज की वही लिमिट्स जहां तक वो अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर सके। इलास्टिसिटी क्या थी? मैं किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाऊं, और उस डीफॉर्मिंग फोर्स पे एक वो फोर्स जिसमें जो हेल्प करे उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने के लिए, उन्हीं लिमिट्स का मेरा नाम क्या था? उसी चीज को मैंने इलास्टिसिटी बोला था। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज इलास्टिसिटी, इजंट इट? इतनी बात हो चुकी थी। अब उस बॉडी की जो लिमिट्स हैं, जहां तक वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को जहां तक वो मेंटेन कर सकता है, उन लिमिट्स का नाम क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट्स। यानी कि इलास्टिक लिमिट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी वेयर एज इलास्टिसिटी इज द, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक लिमिट्स क्या होंगी? इलास्टिक लिमिट्स आर the limits of any body under which the body holds their property of elasticity। यानी कि इलास्टिक लिमिट्स वो लिमिट्स होंगी जहां तक कोई भी बॉडी इलास्टिसिटी शो करेगी, इजंट इट? इलास्टिसिटी की ये प्रॉपर्टी आई समझ, या इलास्टिक लिमिट्स क्या होंगी वो चीज आई समझ, ठीक है?
अब इलास्टिक लिमिट से ही मेरा एक चीज आएगी जिसका नाम होगा मेरा हुक्स लॉ। अब बात करते हैं कि हुक्स लॉ क्या होगा। हुक्स लॉ की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, हुक्स लॉ की बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और इसे समझना ही बड़ा मेन है। उसने क्या बोला हुक्स लॉ ने, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। यानी कि अगर मैं बात करूं, हुक्स लॉ ने क्या बोला, हुक्स लॉ ने क्या बोला कि जब तक मैं किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि सबसे पहली बात तो क्या है कि वो इलास्टिक लिमिट्स में होगा। यानी कि उसने क्या बोला कि अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी क्या करेगी, ये जो बॉडी है ये बॉडी अपने अंदर किस चीज की प्रॉपर्टी शो करेगी, या ये अपने अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर लेगी। ये बात तो सबको पता है। ये चीज सबको पता है। अगर मैं किसी भी बॉडी को उसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं या अगर मैं उसके ऊपर लोड अप्लाई करूं तो उस लोड अप्लाइड की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएंगी, डेल्टा एल उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। Isn't it? यानी कि हुक्स लॉ क्या बोलेगा कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस बॉडी में प्रोड्यूस स्ट्रेन के। यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, जितना कम स्ट्रेस उतना ही कम स्ट्रेन। अगर मैं कम फोर्स लगाऊं तो कम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसी का नाम है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर यह चीज एक कंडीशन के अंडर आएगी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसके पास भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी, या ये भी किसी ना किसी कंडीशन में होगी। कंडीशन क्या है, अंडर इलास्टिक लिमिट्स। यानी कि ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ये क्या होगा, ये मेरा सिर्फ उसकी इलास्टिक लिमिट्स में होगा। यानी कि इस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है जहां तक ये अपनी ओरिजिनल शेप को या अपने ओरिजिनल साइज को रीगेन करने की हिम्मत रखे, सिर्फ वहीं तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। जैसे ही इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म, हुक्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। इस चीज का नाम है हुक्स लॉ। आइए चीज समझ, हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट्स, इजंट इट, अंडर इलास्टिक लिमिट्स। ये बात आई समझ, हुक्स लॉ आया समझ। यानी कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, मैं इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा, तो मुझे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। यह चीज तो सबको पता है, यह चीज तो सबको पता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा, जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा। ये बात सबको पता है। यहां पे इस कांस्टेंट का नाम है E। और E का नाम क्या है, सबसे पहली बात मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि E के बारे में अगर हमने बात करनी चाही तो E क्या हो जाएगा, E मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, या ये मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ हुक्स लॉ, इजंट इट। तीसरी चीज क्या है, ये मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हर किसी मटेरियल के लिए फिक्स होगी। स्टील के लिए जो मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हर स्टील के लिए सेम होगी। वो डिपेंड नहीं करता कि मेरे स्टील के वायर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो ज्यादा मोटी है, वो ज्यादा पतली है, लंबी है, छोटी है, दैट डजंट इवन मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो स्टील की है, यानी कि वो मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ना कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इजंट इट। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का उसके एरिया पे, उसकी लेंथ पे, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल स्पेसिफिक है, यानी कि अगर मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वायर्स के लिए भी रेजिस्टिविटी सेम थी, सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अगर मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ये बताइए समझ। इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? अच्छा, सबसे मेन बात क्या, सबसे मेन बात क्या कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। इस चीज की रेशो का नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई बात समझ? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। आई बात समझ? इट इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो मेरा ई है वो रेशो होगा, यानी कि जो मेरा ई है, मेरा ई रेशो होगा किस किस चीज की? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी? स्ट्रेस की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं है, यानी कि इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? इसके यूनिट्स सेम स्ट्रेस के जैसी हो जाएंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इजंट इट। और इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैसा हो जाएगा? सेम सेम किस जैसा? मेरे स्ट्रेस के जैसा। ये फोर्स है, ये एरिया है, तो यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2। जो मेरा स्ट्रेस का था सेम चीज मेरी सेम चीज मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इतनी चीजें आई समझ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इतनी चीजें आई समझ। सबसे पहली बात क्या? वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हुक्स लॉ की, उसका नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वो उसकी मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर सेम मटेरियल की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वायर्स होंगी स्टिल वो उन सब में सेम होगी। अगली है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही मेरा क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्या है? उसकी यूनिट्स, उसके यूनिट्स कैसी होंगी? सेम एज स्ट्रेस, सेम एज स्ट्रेस, इजंट इट। अगली चीज क्या है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इतनी सारी चीजें आई समझ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इतनी सारी चीजें आई समझ, यानी कि ये बात हमने कर ली। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट्स, इजंट इट। ये चीज हो गई हमारी। नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके कितने टाइप होंगे? सबसे पहला है एक होगा मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगला है मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चीज समझो, मेरी जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो तीन तरह की होंगी। एक होगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होगी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक होगी शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीन चीजें बड़ी आसान है, बस समझने वाला होना चाहिए।
सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज मैं यंग्स मॉडुलस को डिनोट करूंगा गामा से, या मैं इसे डिनोट करूंगा कहीं कहीं पे इसे मैं वाई से भी डिनोट करता हूं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, जितने भी मेरे नॉर्मल स्ट्रेस थे, जितने भी मेरे क्या हो जाएंगे अब देखो इलास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इजंट इट? क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की बजाय तो आ जाएगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस की बजाय आ जाएगा मेरा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन की बजाय क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसकी बजाय क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इनकी चीज समझने की कोशिश करो, देखो क्या होगा, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, मैंने क्या लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स। ये डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, इजंट इट? क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, डेल्टा एल, यानी कि इसमें जो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लगाए, मैंने इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस लगाए, और वो नॉर्मल स्ट्रेस लगाने के बाद जो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुए, इसी की रेशो का नाम है, इसी की रेशो का नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि वाई या गामा किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, इजंट इट? यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल्टा एल, या एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यानी कि ये फॉर्मूला मेरा किस चीज का हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इजंट इट? ये फॉर्मूला किस चीज का हो जाएगा मेरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इजंट इट? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में किसी को डाउट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में किसी को डाउट? नाउ मूविंग फर्दर, मेरे पास अगली चीज है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगली चीज क्या है मेरे पास, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिनोट में किस चीज से करूंगा, डिनोट में करूंगा बी से, बी से, या कहीं कहीं इसे मैं डिनोट किस चीज से करता हूं, के से। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगाऊंगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इजंट इट? नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि अब ये समझो, अगर मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर हर डायरेक्शन से नॉर्मल स्ट्रेस लगाऊं, हर डायरेक्शन से मैंने इसमें नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, इजंट इट? तो क्या हो जाएगा,
नॉर्मल स्ट्रेस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो जाएगा। और मैं इस चीज को क्या बोल दूंगा, इस चीज को मैं बोल दूंगा मेरा डेल्टा वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी वॉल्यूम कम हुई है। अब यानी कि मेरा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, मेरा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, मेरा यही नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इजंट इट? यही क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि मेरा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, F बाय ए अपॉन डेल्टा V बाय वी। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, F बाय ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V बाय वी। तो यानी कि इन्हीं की रेशो क्या आ जाएगी, F बाय ए इंटू V अपॉन V इंटू डेल्टा V, यानी कि एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। इजंट इट? यानी कि ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी मेरी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस क्या था, आया समझ? बल्क मॉडुलस क्या है, ये चीज आई समझ। यानी कि यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस दोनों चीजें हमें समझ आ चुकी हैं। इस चीज में किसी को डाउट? आगे चलें। नाउ मूविंग फर्दर, मेरे पास लास्ट चीज है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या चीज है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे मैं डिनोट करूंगा नीटा से। इसे मैं किस चीज से डिनोट करूंगा, नीटा से। और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर मैं इस चीज का एग्जांपल लूं तो क्या होगा, मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था। जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शियर फोर्स लगाऊंगा, पर ये ऑब्जेक्ट यहां से फिक्स है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर शियर स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर शियर स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और इस चीज को मैंने क्या बोला था, ये मेरा थीटा था, शियर स्ट्रेन, इजंट इट? ये मेरा क्या था, थीटा था, शियर स्ट्रेन था। यानी कि अब मेरे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, जो मेरा ये टेंजेंशियल स्ट्रेस था या मेरा जो ये शियर स्ट्रेस था, अपॉन शियर स्ट्रेन, इजंट इट? यानी कि नीटा क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, एफ बाय ए डिवाइड बाय थीटा, ये चीज मेरी क्या है, ये चीज मेरी शियर स्ट्रेस, ये मेरी शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या, F डिवाइड बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल, यानी कि F बाय ए डेल्टा एल बाय एल या एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, इजंट इट? ये चीज आई समझ। और इस चीज का नाम क्या था, इस चीज का मेरा नाम है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मेरा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस चीज में किसी को डाउट?
चलो नाउ मूविंग फर्दर, यानी कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितने भी टाइप की थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे 3 टाइप की थी। एक थी यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, एक थी मेरी बल्क मॉडुलस और एक थी मेरी शीयर मॉडुलस। इजंट इट? ये चीज आई समझ तीनों की। ये क्या थी? ये थी F बाय ए डेल्टा L बाय एल, ये थी F बाय ए डेल्टा V बाय वी, और ये थी F बाय ए डेल्टा L बाय एल। इजंट इट? ये तीनों चीजें आ गई थी समझ। अब मेरे पास अगला टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये स्टाइलर है मेरे पास, अगर मैं इस स्टाइलर पे शेयर फोर्स लगाऊं या मैं स्टाइलर पे नॉर्मल फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, इसका डायमीटर भी डिक्रीज होगा। इजंट इट? क्या होगा? अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तो सिर्फ, अगर मैं ऐसे कोई भी नॉर्मल फोर्स लगाऊं तो यहां पे ये नॉर्मल फोर्स लगाने के बाद सिर्फ इसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, इसका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाएगा। इजंट इट? जैसे जैसे मैं किसी तार को खींचता रहूंगा वो तार क्या होगा? लंबा तो होगा, साथ के साथ वो तार पतला भी होगा। इजंट इट? प्रैक्टिकल चीजें हैं, ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगी? पॉइजन्स रेशियो हो जाएगी मेरी, पॉइजन्स रेशियो होगी द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, जो ये लेटरल स्ट्रेन है, टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगी? जितने उसके रेडियस में चेंज आया और डिवाइड बाय जितनी उसकी लेंथ में चेंज आया, यानी कि रेशियो हो जाएगी उसके लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस चीज का नाम मेरा क्या हो जाएगा? इस चीज का नाम है मेरा पॉइजन्स रेशियो। इजंट इट? और थ्योरेटिकली इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेके +½ तक रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से ½ तक होगी। यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, प्रैक्टिकल वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकती। यानी कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो कभी 0 से नीचे नहीं जा सकता। आई बात समझ? यानी कि ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आइए चीज समझ, ये चीज आई समझ, पॉइजन्स रेशियो आया समझ। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये 3-4 रिलेशंस है मेरे सामने, मेरे सामने ये 3-4 रिलेशंस है, और ये रिलेशन वो एज इट इज पूछ लेगा। वो क्या करेगा? मेरे पास जो फर्स्ट रिलेशन है 9/γ = 1/k + 3/η, वो क्या करेगा? कोई भी दो कोफिशिएंट, वो कोई भी दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे देगा और तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लेगा। सिमिलरली एक क्या है मेरे पास? η = γ/, η = γ/2 1 + सिग्मा। तीसरा है सिमिलरली मेरे पास बल्क मॉडुलस = 4/3 - 2 सिग्मा। और सिमिलरली मेरे पास जो आखिरी रिलेशन है वो है सिग्मा = 3k - 2η/2η + 6k। ये 3-4 रिलेशंस आई नो देखने में बहुत डिफिकल्ट है, और लेकिन अगर मैं इन्हें बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो वो चीजें मुझे इजी लगने लगेंगी। तो यानी कि इस चैप्टर में इतना ही था। ये रिलेशंस हमें याद करनी पड़ेंगी। इन रेशोज में समझाने जैसा कुछ नहीं है, इन रेशो में समझाने जैसा कुछ नहीं है। यानी कि मेरा जो ये चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें हम इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे हम अगले चैप्टर के साथ।